हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ओशो के बारे में, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने अपनी टीचिंग्स और कंट्रोवर्शियल फिलॉसफी से दुनिया को हिला दिया। उनका जीवन एक जर्नी थी जिसमें उन्होंने अपने टाइम के रिलीजियस और सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया और एक नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सोच दी। ओशो का जीवन अलग अलग फेजेस में बताया जा सकता है, उनके बचपन से लेकर उनकी स्पिरिचुअल जर्नी तक और उनकी टीचिंग्स से लेकर उनकी कंट्रोवर्सीज तक। इस वीडियो में हम ओशो के जीवन को उनके डिफरेंट फेजेस में समझेंगे और जानेंगे कि उन्होंने दुनिया पर कैसे अपना प्रभाव डाला। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कछवाड़ा में हुआ था। बचपन में ही ओशो का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। वो क्यूरियस और क्वेश्चनिंग नेचर के थे। जब बाकी बच्चे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, ओशो हर चीज के पीछे का लॉजिक समझना चाहते थे। उन्होंने अपने ननिहाल में कुछ समय बिताया जो उनके इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस के फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और लाइफ के डीपर मीनिंग्स के प्रति अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई। ओशो की फॉर्मल एजुकेशन जबलपुर के डीएन कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में मास्टर्स किया। 1953 में जब ओशो 21 साल के थे, उन्होंने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस किया जिसे उन्होंने अपनी एनलाइटमेंट कहा। यह एक्सपीरियंस उनकी टीचिंग का फाउंडेशन बना। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ओशो ने कुछ समय के लिए फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन उनका मन एकेडमिक से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी में था। 1960s तक उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में अपना मिशन स्टार्ट किया। ओशो की टीचिंग्स का मेन फोकस था इंडिविजुअल फ्रीडम, मेडिटेशन और सेल्फ डिस्कवरी। उनका मानना था कि हर इंसान को अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने अंदर की ट्रुथ के बेसिस पर लेना चाहिए, ना कि रिलीजन या सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग। ओशो ने रिलीजन के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, हिंदूज, इस्लाम सब पर अपनी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दी। उनके रिचुअल्स और हिपोक्रेसी को टारगेट किया। उनका विजन था एक बैलेंस क्रिएट करना बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जोरबा द बुद्धा के थ्रू एक्सप्लेन किया। उन्होंने मेडिटेशन को ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से अलग एक मॉडर्न और डायनेमिक फॉर्म में प्रेजेंट किया। डायनेमिक मेडिटेशन उनकी एक यूनिक प्रैक्टिस थी जो इमोशंस और थॉट्स को रिलीज करके एक स्टेट ऑफ साइलेंस और इनर पीस तक पहुंचने में मदद करती है। 1960s के दौरान ओशो ने इंडिया के अलग अलग सिटीज में लेक्चर दिए। उनका हर लेक्चर स्पिरिचुअलिटी, लव, लाइफ और फ्रीडम के टॉपिक्स कवर करता था। ग्रेजुअली उनका एक बड़ा फॉलोइंग डेवलप हुआ। 1970 में ओशो ने अपने फॉलोअर्स को नियो संन्यास मूवमेंट से इंट्रोड्यूस कराया। ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्रमोट करता था बिना दुनिया छोड़ने या वर्ल्डली प्लेजर्स सैक्रिफाइस किए। 1974 में उन्होंने पुणे में अपना पहला ओशो आश्रम एस्टैब्लिश किया। ये आश्रम मेडिटेशन सीकर्स और सेल्फ डिस्कवरी करने वाले लोगों के लिए एक हब बन गया। आश्रम में अलग अलग तरह के थेरेपीज और मेडिटेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते थे, जिसमें दुनिया भर के लोग पार्टिसिपेट करते थे। पुणे का ये आश्रम जल्दी ही स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन बन गया। कुछ समय के बाद इंडिया में कंट्रोवर्सीज और हेल्थ इश्यूज की वजह से ओशो 1981 में यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। वहां उन्होंने ओरेगॉन में अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक कम्युनिटी बनाई जो रजनीशपुरम के नाम से फेमस हुई। रजनीशपुरम में हजारों फॉलोअर्स आए, लेकिन जल्दी ही ये कम्युनिटी कंट्रोवर्सीज में आ गई। लोकल रेसिडेंट्स और गवर्नमेंट के साथ लैंड यूज और इमिग्रेशन फ्रॉड को लेकर डिस्प्यूट्स शुरू हो गए। ओशो का कहना था कि उनका इन कंट्रोवर्सीज में कोई रोल नहीं था, लेकिन उनके क्लोज एड्स पर एलिगेशंस लगाए गए। अल्टीमेटली 1985 में ओशो को यूएस से डिपोर्ट कर दिया गया और उन्होंने इंडिया वापस आने का फैसला किया। इंडिया वापस आने के बाद ओशो ने पुणे के अपने आश्रम को दोबारा एस्टैब्लिश किया। अब उन्होंने अपने लेक्चर्स और पब्लिक अपीयरेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और एक क्वाइटर लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। उनका फोकस मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करने पर रहा। उनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगी और 19 जनवरी 1990 को उनका देहांत हो गया। उनका कहना था कि उनकी टीचिंग्स अमर हैं और उनका काम उनकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी दुनिया को इंस्पायर करता रहेगा। ओशो की लेगेसी उनकी बुक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स और वर्ल्ड वाइड ओशो सेंटर्स के थ्रू जिंदा है। उनका विजन एक मॉडर्न और ओपन माइंडेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का था जो ट्रेडिशनल बिलीफ से बिल्कुल अलग था। ओशो की टीचिंग्स आज भी रिलेवेंट हैं, स्पेशली माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस के एरियाज में।
ओशो की बुक्स जो उनके लेक्चर्स का कलेक्शन है दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। मेडिटेशन सेंटर्स जैसे ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट पुणे में आज भी लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल रिट्रीट है। ओशो की लाइफ कंट्रोवर्सीज से भरी हुई थी। उनके लिबरल व्यूज ऑन सेक्सुअलिटी, रोल्स रॉयल्स और लग्जरियस लाइफस्टाइल्स के लिए लोगों ने उनका काफी क्रिटिसिज्म किया। रजनीशपुरम के स्कैंडल्स और लीगल इश्यूज ने उनकी इमेज को और डैमेज किया, लेकिन उनके फॉलोअर्स का कहना है कि उन कंट्रोवर्सीज का उनके कोर टीचिंग से कोई लेना देना नहीं था। ओशो रजनीश एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर थे जो ट्रेडिशंस को चैलेंज करते थे और एक न्यू पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करते थे। उन्होंने लोगों को इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाया। ओशो की टीचिंग्स ने दुनिया भर के लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनका कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस के एरियाज में टाइमलेस है। जहां कुछ लोग उनको एक विजनरी मानते हैं, वहीं कुछ लोग उनको एक कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन उनका मैसेज क्लियर था, लिव फुली, एक्सप्लोर डीपली और अपने अंदर की सच्चाई को समझो। ओशो की लाइफ एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग जर्नी थी जो हर सीकर के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।